Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you are watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. आज इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल को डिस्कस करने वाले हैं. रिसेंटली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7th मीटिंग हुई है. ये मीटिंग न्यू दिल्ली में कंक्लूड की गई है एंड दिस मीटिंग वाज चेयर्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. अब ये पूरा का पूरा टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. रीज़न बीइंग नीति आयोग की इस गवर्निंग काउंसिल में जो मेन एजेंडाज डिस्कस हुए हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. इस मीटिंग के की हाइलाइट्स क्या थे, मेजर पॉइंट्स यहाँ पे क्या डिस्कस हुए हैं, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा हम इस वीडियो में नीति आयोग क्या है, इसकी फंक्शनिंग किस तरह होती है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऐसे कुछ फैक्ट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. देयरफॉर दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान वो मेजर हाइलाइट्स क्या रहे हैं, की पॉइंट्स यहाँ पे कौन से डिस्कस किए गए हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस आर्टिकल. गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में मेनली 4 ऐसे की एजेंडाज थे, ऐसे की एजेंडा आइटम्स थी जो कि यहाँ पे डिस्कस की गई. अब ये ऐसे कौन से 4 एजेंडाज थे, ये क्या हैं, इनको हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये 4 एजेंडा आइटम्स वैसे भी हमारे मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल ने अपनी मीटिंग में डिस्कस किए हैं. आप खुद जब इन इश्यूज़ को देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड दैट येस दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ इफ वी टॉक अबाउट द गवर्नेंस इन आवर कंट्री राइट नाउ. सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस की गई दैट वाज अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन पर्टिकुलर एक काफ़ी की पॉइंट था जो कि इस मीटिंग में डिस्कस किया गया. अलॉन्ग विद दिस हम पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंसी किस तरह अचीव कर सकते हैं. सेल्फ सफिशिएंसी मतलब हमें कहीं से इम्पोर्ट ना करना पड़े, हमारी प्रोडक्शन इतनी हो कि हम अपनी डिमांड को इंडिया में ही सेटिस्फाई कर लें, हमें कहीं से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े. पल्सेस के केस में भी, ऑयल सीड्स के केस में भी. इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी एग्री कम्युनिटी है जिसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं तो उसको अचीव करने की तरफ हम हमारे स्टेप्स बढ़ाएं. वैसे भी जब भी हम एग्रीकल्चर को लेकर कोई भी इशू डिस्कस करते हैं तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक बड़ा मेजर वहाँ पे निकल के आता है, एक बड़ा सोल्यूशन के तौर पे आता है. And along with that, achieving self-sufficiency in pulses, oil seeds and other agri commodities. How to achieve this? How to implement this? This was one of the key agenda that was discussed. Apart from this, national education policy. इसे स्कूल एजुकेशन में किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए एंड सिमिलरली इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हायर एजुकेशन में किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए ये भी यहाँ पे डिस्कस किया गया था. एंड द लास्ट एजेंडा, द मेजर 4 एजेंडाज में से जो 4th एजेंडा था दैट वाज रिलेटेड टू अर्बन गवर्नेंस. सो एग्रीकल्चर को लेकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, then national education policy both at school level and at higher education level, and along with this urban governance. These were the 4 key agenda items that were discussed in the Niti Ayog's Governor Council's meeting. अब इस पूरे चीज़ को अगर हम और एनालाइज करें तो सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर लेते हैं बिकॉज इन पर्टिकुलर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रही है इस मीटिंग में. इंडिया की डिपेंडेंस एडिबल ऑयल्स पे रही है. अगर हम करंटली देखें तो हम 50% हमारी जो एडिबल ऑयल की डिमांड है उसे इंपोर्ट करके पूरा करते हैं. एंड इस मीटिंग में डिस्कस किया गया कि किस तरह हम हमारी डिपेंडेंस को रिड्यूस करें, 50% से रिड्यूस करके हम इसे 25% तक ले आए. हाफ, लेस देन हाफ पे हम इसे ले आए. अगर अभी हम 50% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं
तो अब हम चाहते हैं कि हम 25% से कम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करें, हम हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस इन केस ऑफ एडिबल ऑयल इसे रिड्यूस करें। इसी के साथ साथ हमारे पल्सेस को लेकर जो प्रोडक्शन है हमें उसे इंक्रीज करना होगा। हालांकि अगर हम करंटली देखें तो हमारी पल्सेस को लेकर जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है दिस इज अराउंड 7 to 8%, लोअर देन 7 to 8%। किस तरह हम हमारी प्रोडक्शन बढ़ाएं कि हम बहुत इजीली इस 7 to 8% की जो डिपेंडेंस हम इंपोर्ट करके पूरी करते हैं इसे हम पूरा कर जाएं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेनली पल्सेस में मसूर दाल और अरहर की दाल, ये दो ऐसी दाल हैं जिनकी डेफिशिएंसी रहती है। द मोस्ट कॉमनली कुक्ड दाल इन इंडिया, मसूर एंड अरहर, यहाँ पे डेफिशिएंसी रहती है और इसे पूरा करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एज सच एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी हम ये देखते हैं कि आजकल स्टेट्स के अंदर जो वाटर स्ट्रेस है वो काफ़ी बढ़ चुका है, देयर आर सो मेनी स्टेट्स विच आर अंडर सिवियर वाटर स्ट्रेस, तो ऐसी स्टेट्स के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक सिग्निफिकेंट सोल्यूशन है। ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको लगाया जा सकता है, जो एक साइकिल बन जाता है वीट पैडी साइकिल, इससे निकल के किस तरह से क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाए, इन डिस्कशंस को भी इस मीटिंग में डिस्कस किया गया। अलॉन्ग विद दिस एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये हाईलाइट किया गया दैट इंडिया नीड टू फोकस हाउ टू मॉडर्नाइज आवर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ही क्यों, एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, इन सबको किस तरह हम मॉडर्नाइज करें ताकि एक तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन पाएँ और दूसरा हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्लोबल लीडर बन के सामने आए। सो द फोकस we need to focus on modernizing our agriculture, modernizing our animal husbandry, modernizing our food processing industry. It will not only help us to become self-sufficient, it will also help us to achieve the target of becoming a global leader in agriculture sector. Also, as we just said, हम हमारे जो imports हैं उसे reduce करना चाहते हैं। States को advise किया गया है that they should focus कि वो किस तरह अपना trade, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी इन सबको प्रमोट करें एंड उनकी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर उन्हें रिड्यूस करें। हमने थोड़े ही दिनों पहले अपनी करंट अफेयर वीडियोस में डिस्कस किया दैट वी आर फेसिंग ट्रेड डेफिसिट, एंड ट्रेड डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। हम इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। एक बड़ी चीज़ ये है कि हमें अब हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उन्हें कम करना होगा, उसे लेकर वो पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड इंडिया में हमें डोमेस्टिकली इंक्रीज करनी होगी। सो दिस इज़ वन थिंग दैट वाज डिस्कस्ड इन नीति आयोग। अपार्ट फ्रॉम दिस द टॉपिक ऑफ अर्बनाइजेशन वाज आल्सो डिस्कस्ड। वी आर फेसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इस अर्बनाइजेशन को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये इंडिया की स्ट्रेंथ के तौर पे आप इसे देखें इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ वीकनेस, क्योंकि जिस तरह की हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ईज़ ऑफ लिविंग इंश्योर कर सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी सिस्टम हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ओवरऑल इंडियन सिटीजन जो कि अर्बन इंडिया में रह रहा है, द सिटीजन ऑफ अर्बन इंडिया, उनकी हम ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अर्बनाइजेशन के साथ साथ G20 भी इम्पॉर्टेंट है। G20 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार G20 की हिस्ट्री में इंडिया G20 मीटिंग्स को होस्ट करने वाला है। ये मीटिंग सिर्फ दिल्ली में नहीं होने वाली है बट इन एवरी स्टेट एंड एवरी यूटी, एंड देयरफॉर स्टेट्स आर डायरेक्टेड कि वो अपनी अपनी डेडिकेटेड टीम्स बनाएं फॉर दिस G20 मीटिंग्स, और किस तरीके से मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हम इस इनिशिएटिव से ले सकते हैं उसे प्लान आउट किया जा सके। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे स्टेट्स ने कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी रेज की, जैसे कि जब एग्रीकल्चर की बात होती है
तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फार्मर्स, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। फिर रिसेंटली दिस वाज अनदर टॉपिक जो कि पिक किया गया था अबाउट द शॉर्टेज ऑफ IAS ऑफिसर्स, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया। Then also to review, GST and to increase the allocation of the funds for the states. These were another few topics that were raised. इस मीटिंग के दौरान rather, as part of preparations for this meeting, there was this national conference of chief secretaries. ये धर्मशाला में हुई थी in June 2022. And it was basically the culmination of the 6-month-long rigorous exercise by center and states, जिसमें चीफ सेक्रेटरी लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब ये तो थी बात जो कि यहाँ तक आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, जो ये हाइलाइट्स हमने डिस्कस किए हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अस। नाउ इसके बाद नीति आयोग इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आपको नीति का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नीति इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को 2015 में सेटअप किया गया था एंड इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। आप जब इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आप प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, 5 ईयर प्लान्स देखते हैं, लेकिन 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को सेटअप किया जाता है। दिस इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये गवर्नमेंट के लिए एक थिंक टैंक के जैसे एक्ट करती है, एक एडवाइजरी बॉडी के जैसे एक्ट करती है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग इज कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। स्टेट्स का सेंटर के साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आना। और हम इतने सारे इंडेक्सेस देखते हैं जो नीति आयोग रिलीज करती है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी प्रमोट करता है। स्टेट्स आपस में compete करते हैं, competing for the better results, and it promotes competitive federalism as well. इसे लेकर एक कंटिन्यूस बेसिस पे नीति आयोग इनिशिएटिव्स देता है, जिससे कि ये जो स्पिरिट है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, ये और फॉस्टर हो पाए। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नीति आयोग की जो कॉम्पोजिशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, हमने जब ये आर्टिकल शुरू किया तो मैंने कहा कि जो अभी जो मीटिंग हुई है, दिस वाज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। द फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। एंड अभी जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई है, इसमें हमारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बेसिकली एक प्रीमियर बॉडी है। इनको ये टास्क दिया गया है कि वो सभी टॉपिक्स, वो सभी मुद्दे जो कि नेशनल प्रायोरिटी के हैं, उनको लेकर एक विजन सेट करना, स्ट्रैटेजी डेवलप करना, और ऐसी चीज़ जिसमें स्टेट और यूटी सेंटर इन सब की इन्वॉल्वमेंट हो। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इंटरसेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल, कोई फेडरल इशू है, कोई कोई प्रायोरिटी इशू है, उन्हें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस रीजनल काउंसिल्स भी यहाँ पे क्रिएट की गई हैं, जिससे कि कुछ पर्टिकुलर इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जाता है। सपोज देयर आर सम इश्यूज विच आर इफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट, तो उसके लिए रीजनल काउंसिल्स को भी क्रिएट किया जाता है। एंड दीज आर फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स टर्म, और इनको समन किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर ओनली, बिकॉज इट इज़ चेयर्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नॉमिनी इसे चेयर करते हैं। अब नीति आयोग की खास बात यह है कि ये थिंक टैंक है, एडवाइजरी बॉडी है, तो इसके लिए जो भी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, कोई ऐसा स्पेशलिस्ट जिसको उस पर्टिकुलर डोमेन की नॉलेज है, उन सबको यहाँ पे एज अ स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे इस नीति आयोग का हिस्सा बनाया जाता है। एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ। तो ये चीज़ें कुछ याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम नीति आयोग के फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क देखें, तो चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। देन प्राइम मिनिस्टर एक वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं।
ठीक है जी, the person will be appointed as the vice chairperson by prime minister. जो members हैं वो फुल टाइम बेसिस पे रहते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं जो कि रोटेशनल बेसिस पे रहते हैं. मैक्सिमम 2 मेंबर्स, जैसे कि कोई फॉरमोस्ट यूनिवर्सिटी से है, कोई लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन से है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से है. सो टू द मैक्सिमम ऐसे आपके पास 2 मेंबर्स और हो सकते हैं. देन अगैन वी ऑल्सो हैव एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. Maximum of 4 members of the Council of Ministers, they can be nominated by the Prime Minister. They are the 4 members, the ex officio members. They will come from your Council of Ministers. They are nominated by Prime Minister itself. Then you also have Chief Executive Officer. इन्हें भी Prime Minister अपॉइंट करते हैं और इनका भी एक फिक्स टेन्योर होता है. He is usually at the rank of the Secretary to the Government of India. तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि नीति आयोग की कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरीके से पूरा का पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क रहता है. इसके अलावा बार बार नीति आयोग न्यूज़ में रहता है क्योंकि देयर आर सो मेनी इनिशिएटिव्स दैट नीति आयोग इज़ रनिंग. बहुत सारी अचीवमेंट्स भी नीति आयोग ने रिसेंटली अचीव की हैं. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम, हम इसके बारे में पढ़ते हैं. दिस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग. 3-year agenda, 7-year medium term strategy, 15-year vision document, ये सब नीति आयोग से आता है. Then there is this monitoring and analysis food and agricultural policy. This also comes from there. Promoting zero budget natural farming. This is also an important issue. एक initiative है जिसे zero budget और natural farming को promote किया जाता है. Promoting भारतीय परिष्कृत कृषि पद्धति प्रोग्राम, ये भी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर आता है. तो ये सभी इनिशिएटिव्स नीति आयोग लेता है और इसीलिए हमेशा न्यूज़ में बना रहता है. नीति आयोग का फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, इस मीटिंग में मेजर पॉइंट्स क्या डिस्कस हुए हैं, ये आप याद रखिएगा. मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये एक तो बहुत ही हाईलाइट आज बर्निंग एरिया है, द मोस्ट रेड एरिया राइट नाउ रिलेटेड टू US, चाइना, ताइवान. लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में आई हैं बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल रीजन, उन्हें यहाँ पे डिस्कस करेंगे. US के हमारे पास जो चाइना ताइवान जो टेंशन चल रही है उसकी वजह से चाइना ताइवान के आसपास जो वाटर्स हैं वहाँ पे लगातार लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है एंड दिस इज़ कंटिन्यूइंग. इसी के साथ साथ चाइना ने अनाउंस कर दिया है दैट दे विल बी कंडक्टिंग न्यू एक्सरसाइजेज इन येलो सी विच इज़ बेसिकली बिटवीन चाइना एंड द कोरियन पेनिनसुला. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया. येलो सी, बोहाई सी जो कि चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में लाई करता है, वहाँ पे भी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएंगी, ऐसा चाइना का कहना है. So therefore it is important for us to know the location and some of the important points because these are some of the major places which are in news right now. तो you know the drill, जिन भी places की हम बात कर रहे हैं आप इन्हें अपने checklist में mark करेंगे. Take a note of it. What are the important places which are coming in news? Starting with the first one, which is Taiwan Strait. Taiwan Strait को Formosa Strait भी बोल देते हैं. It separates Taiwan and China. ताइवान और चाइना के बीच में आपको ताइवान स्ट्रेट मिलेगी. दिस स्टेट इज पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी. इट कनेक्ट्स द ईस्ट चाइना सी विद द नॉर्थ एंड अगर हम इसका नैरोएस्ट पार्ट देखें तो चाइना और ताइवान के बीच में कुछ 130 किलोमीटर वाइड ही रह जाती है ये स्ट्रेट. ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेट है ये एशिया वाली साइड पे ही लाई करती है. हम ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ताइवान इज एन आइलैंड विच इज़ इन द पैसिफिक ओशन, लेकिन जो ताइवान स्ट्रेट है ये एशिया की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहाँ पे प्रेजेंट है. अब रीज़न इसको डिस्कस करने का ये है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू चाइना एंड ताइवान, हमारा जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, दी चाइना एंड ताइवान, दे हैव दिस वन चाइना पॉलिसी. अब इस वन चाइना पॉलिसी को अगर देखा जाए तो इट कंसिडर्स दैट कि जो स्ट्रेट है दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ अ सिंगल चाइना, मेन चाइना. ये उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. देख रहे हैं आप,
वैसे जब आप यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी पढ़ते हैं तो यू नो कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब यहाँ पे चाइना का ये कहना है कि ये सारा का सारा हमारे EEZ का हिस्सा है, तो मतलब यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं वो इस हिसाब से किसके होने चाहिए, चाइना के होने चाहिए। सो ताइवान स्ट्रेट के रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी अगर हम वन चाइना पॉलिसी लगाएं तो इट कंसिडर्स दैट द स्ट्रेट इज पार्ट ऑफ द EEZ ऑफ चाइना। ताइवान स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है। ताइवान स्ट्रेट के बाद येलो सी भी न्यूज़ में रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं येलो सी बिल्कुल एक मार्जिनल सी है, आपका जो वेस्टर्न पैसिफिक है उसकी एक्सटेंशन है। चाइना और जो आपका कोरियन पेनिनसुला है जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों आ जाते हैं। पेनिनसुला क्या है, एक ऐसा लैंड मास जिसके तीनों साइड पे वाटर है। कोरियाज जहाँ पे लाइक करते हैं दैट इज़ अ पेनिनसुला जिसे हम कोरियन पेनिनसुला कहते हैं। तो कोरियन पेनिनसुला और चाइना के बीच में आपको येलो सी मिलेगा। ये ईस्ट चाइना सी की एक्सटेंशन आप कह सकते हो। अब इसका नाम येलो सी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो सिल्ट डिपॉजिट जो होती है एक, वो उसका जो ह्यू आता है, जो कलर आता है दैट इज गोल्डन येलो, जिसकी वजह से इसका नाम रख दिया गया है येलो सी। तो अब रीसेंट अपडेट ये है कि चाइना से कह रहा है कि हम यहाँ पे भी मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, तो ये कोरिया पेनिनसुला और चाइना के बीच वाला जो एरिया है यहाँ पे भी मिलिट्री एक्सरसाइज करने का डिक्लेयर कर दिया गया है। Similarly, we have Bohai Sea. Can you see the innermost part of the Yellow Sea? This is Bohai Sea. बहुत important सी है ये, आपकी चाइना की येलो रिवर यहाँ पे ड्रेन करती है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। देन देर इज़ हाई रिवर, देन देर इज़ लियाओ रिवर, दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर्स, बट येलो रिवर जो है वो बोहाई सी में ड्रेन कर रही है। दिस इज द नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ येलो सी। इसे कई बार कोरिया बे भी बोल देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। बोहाई सी आप देख सकते हो, देन देयर इज कोरिया बे। कोरिया बे में भी इंपॉर्टेंट रिवर्स आकर ड्रेन कर जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे रिसेंटली चाइना ने डिक्लेयर किया है कि वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। तो अक्सर हम ये चीज़ें निगेट कर देते हैं, हम निगलेक्ट कर देते हैं कि कोरिया बे कहाँ पे है, बोहाई सी कहाँ पे है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप दोबारा डिटेल्ड मैप ओपन करें और वहाँ पे इन चीज़ों को मार्क करें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसे मैप बेस्ड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।